नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की ओर से इस देश के सबसे बड़े चुनावों को, आम चुनावों को, लोकसभा चुनाव 2024 को जमीन पर रहकर कवर करने की अपनी कोशिश में जमीन पर लोगों के मुद्दों को समझने, जानने, पूछने और बूझने के अपने प्रयास में हम देश की अनवरत यात्रा पर लगातार जारी हैं, जो अपने उत्तरार्ध की ओर है, जो अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। जिस तरीके से इस देश का सबसे बड़ा चुनाव 6 चरण उसके पूरे हो गए, 7वें चरण पर जोर आजमाइश दिखाई दे रही है। ठीक वैसे ही हम भी लगातार उन इलाकों में सफर कर रहे हैं, उन इलाकों में मौजूद हैं जहां पर 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार इस वक्त चल रहा है। और बस यूं गिन लीजिए कि जैसे काउंटडाउन होता है कि कुछ और दिनों, कुछ और घंटों की मोहलत है जब अंतिम चरण का प्रचार आपके बीच में चलता दिखाई देगा और उसके बाद मतदान की एक तारीख आ जाएगी और 1 तारीख की मतदान के बाद 4 तारीख वो तारीख जब सबको परिणामों की उम्मीद होगी, अपने अपने मुफीद, अपने अपने मुताबिक, अपने अपने पक्ष में आएंगे। सुबह से लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट, कई सारी लाइव चर्चाएं कि हम सोनभद्र में मौजूद हैं। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो अपने संसाधनों से लेकर अपनी ऊर्जा के लिए देश में विख्यात है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश को रोशन करने वाला ये क्षेत्र, ये लोकसभा, ये जिला, क्या यहां से लोकसभा की कोई ऐसी मैसेज, कोई ऐसा संदेश भी जाएगा जो कि पूरे देश को प्रभावित कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं वो वाराणसी भी यहां से बहुत दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली कितनी दूर, दिल्ली कितनी पास, इसी पर बात करेंगे। तमाम चेहरे हमारे पास मौजूद हैं। रॉबर्ट्सगंज या सोनभद्र के अलग अलग वो प्रतिष्ठित नागरिक जो कि समाज के अलग अलग हिस्सों में हर दिन तमाम लोगों से मिलते हैं, मुद्दों को समझते हैं, वो हमारे बीच में हैं। और इन सब के बीच में वो राजनीतिक दल जो कि इस चुनावी अखाड़े में, चुनावी मैदान में, सत्ता के संग्राम में सीधे हैं, वो भी मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा के साथ साथ, जैसा हमने कहा कि समाज के तमाम वो वर्ग, व्यापारी समूह जो कि सोनभद्र में, जिन्हें खूब सुना जाना चाहिए, सोनभद्र, मिर्जापुर, उन इलाकों में इनके और इनके जरिए तय होने वाले मुद्दों पर क्या होता है, बिना किसी देर के अब इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और साहब, एक बात हमको खूब सिखाई गई कि सवाल सत्ता से खूब करिए, यहां खूब नहीं करेंगे, बराबर करेंगे कि पक्ष बराबर से रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल जो ये है कि सांसद आपके पास हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में अपने मुफीद और अपने मुताबिक परिणाम पाते रहे हैं, क्या विश्वास है कि इस बार भी वो जो क्रम है, वो जो चीजें हैं, वो बदस्तूर उसी तरीके से जारी रहेंगी? मैं क्या करके आऊं? जी, जारी रहेगी। नहीं, उसका कारण आपको क्या नजर आता है कि क्यों ऐसा होगा? कारण ये नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास की लहर चल रही है, जो पार्टी विकास की ओर चल रही है, आत्मनिर्भरता की ओर चल रही है, और जिस तरह से उनके कार्य प्रणाली दिखाई दे रहे हैं, उस आधार पर मैं बोल रहा हूं कि जो लोकसभा चुनाव, ये सर्वोच्च चुनाव चल रहा है, उसमें हम आश्वस्त हैं। विकास आपका कारण है। एक चीज बताइए, लोकसभा सीटों के क्रम में रॉबर्ट्सगंज का नंबर 80वां आता है। दिन भर जब रॉबर्ट्सगंज घूमे तो कई बार लोगों ने कहा कि विकास के क्रम में भी हम 80वें हो जाते हैं। कई बार शायद नुकसान इस बात का हो जाता है कि बनारस, प्रयाग पास पास है और इसलिए ज्यादातर चीजें वहां बढ़ जाती हैं। क्या ऐसा वोटर के मन में आता है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो जिला है वो उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है, और सबसे बड़ी बात है कि इस जिले से 4 स्टेट की बाउंड्री जुड़ती है, ये आपको पता होगा। और हमारे यहाँ विकास की जहाँ तक बात है, आप किसी भी मामले में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद विकास न हुआ हो। आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, आप जो है दवा और जो है उसके इलाज के क्षेत्र में चले जाइए। आज देखिए, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है सोनभद्र में। और आप बिजली के संबंध में चले जाइए, एक जमाना था जो हमारे यहाँ से पावर पैदा होता है और पूरे देश में पावर जाता है, कि इतनी सरकारें रही और हमेशा ये रहा कि जहां बिजली पैदा हो रही है वहां बिजली नहीं है। 24 घंटे में 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे किसी तरह लाइट मिलती थी। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यहाँ पार्टी के सभी लोग हैं और बुद्धिजीवी हैं, व्यापारी गण हैं, बताएं कि 10 साल में बिजली की स्थिति होगी, 24 घंटा बिजली इस जिले को मिल रही है। विकास हुआ है? आप ये विकास बहुत हुआ है और विकास हो रहा है। विकास बहुत हुआ है, विकास हो रहा है। मैं एक एक करके सब पर आऊंगा, लेकिन अब दावे आपने सुने, तमाम चीजों को आधार बनाया, चाहे बिजली से लेकर स्वास्थ्य की बात हो,
सड़कों की बात हो, क्यों विपक्ष उम्मीद करता है कि इस बार वो जो फेहरिस्त लगातार चली आ रही है जीत की वो पलटेगी? बिल्कुल पलटेगी जो है, क्योंकि जिस प्रकार से 10 साल में जो है आप देखे होंगे कि किसानों के ऊपर किस प्रकार से लाठी भांजा गया, बेरोजगारों के ऊपर किस प्रकार से लाठी भांजा गया, तो विकास का क्रम तो सामने दिखाई पड़ रहा है। महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से जो है उनकी बातों को नहीं सुना गया। तो ये 10 सालों में किसी भी मुद्दे पर ये जो है सफल नहीं हुए, केवल झूठ बोल बोल करके जो है जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किए हैं, चाहे आर्थिक मामले में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। जो है ये पूर्णतः जो है असफल रहे हैं। जो है शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा तो इतना महंगा हो गया कि आम गरीब का बच्चा जो है आज जो है पढ़ने की योग्यता नहीं रख सकता है। जो है आप यहाँ के संसाधनों का देखिए तो जो संसाधन जो है विगत 10 सालों में जो है इतनी महंगाई 4 से 6 गुना जो है, जो कि यहीं पर उत्पन्न होते हैं गिट्टी बालू, उसकी महंगाई चरम सीमा पे है। तो ये सरकार अब इनके गिने चुने दिन बचे हुए हैं, बस इतने में जो बोलना हो बोल लें, क्योंकि आने वाला जो है 4 तारीख जो है इंडिया गठबंधन का परचम जो है इस सोनभद्र के 80 पर भी फहरेगा। जो है 80 पर भी ये होगा। मैं आ रहा हूं सर, जब गठबंधन की बात करते हैं तो मुस्कुराहट सहयोगियों के चेहरे पर आ ही जाती है। मुस्कुराहट का कारण क्या है? आश्वस्त ज्यादा है या भी मुस्कुराना दिखना वो भी जरूरी होता है? धन्यवाद सर। यदि विकास की बात करेंगे तो देश की आज़ादी के बाद, जैसा कि आपने कहा कि सबसे अंतिम जनपद है जो है 80 लोकसभा अंतिम लोकसभा सीट है, तो कांग्रेस की जब से सरकार बनी है, यहाँ से जब दक्षिण जाएंगे तो चुर्क सीमेंट कारपोरेशन, उसके आगे जाएंगे तो ओबरा थर्मल पावर, अनपरा, रेणुकूट, रिहन नगर, एनटीपीसी जो है बीजपुर, शक्ति नगर, ये तमाम जो है परियोजनाएं हमारे कांग्रेस शासन के पीरियड की रही हैं। इन 10 सालों में 2014 के बाद और वर्तमान शासन के पीरियड में वर्तमान सांसद की कोई एक भी जो है इनकी रचनात्मक कार्य आप विकास की गति में बता दें तो फिर कहें। जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वह 2014 के पूर्व में और कांग्रेस और यूपीए की सरकार के पीरियड के ही रहे हैं। वर्तमान की हालत देखेंगे, आपने अभी हम साथी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की बात, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे रखा गया हो, वो आत्मनिर्भर, उनको कैसे आप आत्मनिर्भरता की श्रेणी में रख सकते हैं? रह गई बेकारी की बात, बेरोजगारी की बात, शिक्षा की बात, तो मेडिकल कॉलेज एक अपग्रेडेशन में हुआ है। ये जिला चिकित्सालय को अपग्रेडेशन करके एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। इसके अलावा चाहे वह शिक्षा की क्षेत्र हो, चाहे वह उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वह जो है यहाँ स्वास्थ्य के क्या क्षेत्र रहा हो, वो सारी परियोजनाएं, सारी योजनाएं वह कांग्रेस और यूपीए सरकारों की रही है। विकास का पन्ना आप लोगों ने कोरा छोड़ दिया, वो तो ये कह रहे हैं उस किताब में जो कुछ लिखा है 14 के पहले का है। फिर आप पर आता हूं जी। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने अभी कहा गरीबी पे बोले। अब गरीबी कहाँ है? 5 किलो अनाज से गरीबी को तोल रहे हैं। एक जमाना था कि चौराहे पे अगर 2 लेबर लेने जाइए तो 2000 लेबर खड़ी रहती थी, और मजदूरी 50 रुपए से, मैं ठेकेदार भी रहा हूँ, 50 रुपए से 100 रुपए, 100 रुपए से 150 रुपए, 150 रुपए से 200 रुपए, 200 रुपए से आज 400 रुपए मजदूरी हो गई, लेकिन लेबर मिल नहीं रहे काम करने वाले। ये 5 किलो अनाज से तोड़ रहे हैं गरीबी। वो तो सरकार उनको सुविधा दे रही है तो ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीबी कहाँ गरीब रह गए? उनको हर व्यवस्था मिल रही है। हर गरीब, हर लेबर के हाथ में आज मोबाइल है। वो गरीब होते तो मोबाइल रखते। आज वो 10 रुपए का नमक खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे मोबाइल से पे कर रहे हैं। अकाउंट में पैसा है तभी तो पे हो रहा है। तो गरीबी तो रही नहीं गई। ये हमारे माननीय मोदी जी की देन है। और दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा कि बिजली उत्पादन ये बना, नहर बनी, फलाना बना, सीमेंट फैक्ट्री बनी। सीमेंट फैक्ट्री इन्होंने बनाई, कांग्रेस ने सीमेंट फैक्ट्री बनाई और समाजवादी पार्टी ने बेच दी। यही तो सीमेंट फैक्ट्री बना यहाँ। जब सीमेंट फैक्ट्री यहाँ थी तो यहाँ 50 रुपए थे। 10 सालों में कौन सा काम किया हो बड़ा जो एक सोनभद्र के लिए बता दें? बड़ा काम
जो काम यहाँ चाहिए वो सारे काम हो रहे हैं। बड़ा काम क्या होता है? अब डैम एक ही चाहिए, दूसरा डैम थोड़ा बनेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज है, महिला कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। बड़ा का मतलब क्या होता है? वो ये बोल रहे हैं वो सब पुराने हैं। पुराने कुछ नहीं है, पुराने जो हैं वो सामने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा करके सब पर आता हूँ धीरे धीरे करके, लेकिन एक पक्ष बहुजन समाज पार्टी का जो है उससे भी सुनना जरूरी है। और सुनना तो ज्यादा ये जरूरी है कि जहां जाते हैं ये सब हमको रास्ते में बताते रहते हैं कि ये भी पूछ लेना कि वोट किसके हिस्से का ज्यादा काटेंगे। जी धन्यवाद सर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का जो कहना है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि भाई बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे हो जा रही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में जितना रोजगार देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, ये जो अभी हमारे भाइयों ने बताया कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ या रोजगार के क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए पूरे उत्तर प्रदेश में, कितने जो है कि ITI कॉलेज बनाए गए, कितने नए जिला बनाए गए, कितने तहसील बनाए गए। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकाल में विकास की गंगा बहाने का काम किया था। जो 23 जिलाधिकारी कार्यालय बनाए गए थे, 23 RTO बनाए गए थे, 23 तहसीलें बनाई गई थी, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में, 2 एयरपोर्ट बनाए गए थे। तमाम योजनाएं चला करके बहन जी ने बाबा साहब के नाम से और माननीय कांसीराम साहब के नाम से, बहुजन समाज में पुरुषों के नाम, महापुरुषों के नाम से जितने योजनाओं को चला करके उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य करने का काम किया। अभी तक 70 सालों में किसी पार्टी ने नहीं किया है। ठीक है, 70 सालों में किसी ने वो विकास नहीं किया जो बसपा ने किया। मैं क्या करके आप आना बोलना चाहते जी। अब सब पर चलते हैं क्योंकि सारे पक्षों को एक एक बार सुनना बड़ा जरूरी होता है। इस इलाके को सोनांचल भी कहते हैं। अलग राज्य सोनांचल की मांग 1992 से चल रही है। सोनांचल संघर्ष वाहिनी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा ये कहना कि आजादी के बाद आज तक सदन में, चाहे ऊपर की सदन हो चाहे विधानसभा, किसी ने यहाँ के मुद्दों की बात नहीं किया। मुद्दे बहुत गंभीर हैं। ये 2 मुद्दों को मैं एक उदाहरण के तौर पर लूंगा। भारत देश में जो बेरोजगारी का वो सीन दिख रहा है, यहाँ की बेरोजगारी अलग है। यहाँ पर जितनी परियोजनाएं बसी NCL की और NTPC की, इनको जो लोग जमीन दिए वो विस्थापित हुए, तो उनके लिए प्राविधान आया कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां आएंगी, आउटसोर्सिंग कंपनियां हर 5 साल पे आती हैं, तो उनमें 2-2 हजार पद आते हैं। इन्होंने क्या किया, इस 10 साल में इस इलाके को बर्बाद कर दिया। इन्होंने 2000 नौकरी आई तो उसमें प्राविधान है कि 80% पेप्स लोकल और प्रभावित जो धुआं खा रहे हैं, देश का सबसे बड़ा प्रदूषण एरिया है सिंगरौली और NTPC, तो इस इलाके के लोगों को, उनको प्राविधान था कि ड्राइवर और चपरासी की हेल्पर की नौकरी केवल यहाँ के लोकल को मिलेगी और प्रभावित को मिलेगी और जिनकी जमीन गई है। इन्होंने क्या किया कि 10 साल में उन ड्राइवर और चपरासी के पदों को सौदा कर दिया। एक गिरोह काम किया और पूरा का पूरी नौकरी ले गए। 80% यहाँ के एक आदमी को नौकरी पर नहीं रखा गया। दूसरी बात सर, उसी में जो अब जो NCL NTPC का CSR फंड होता है इस सोनांचल के विकास के लिए, आदिवासियों के लिए, जहां फैक्ट्री बस्ती है उसके 10 किलोमीटर एरिया के गांव का विकास करने को, ये किए क्या, इस 10 साल में वो CSR का करोड़ों रुपया हमारे सोनांचल के विकास न करके बनारस का विकास हो रहा। आप आंकड़े DM से मांग लीजिएगा। यहाँ का जो विकास का पैसा है वो बनारस में क्यों खर्च हो रहा भाई, ये बड़ा सवाल है। और जहां तक रही शिक्षा, आजादी के बाद सर्वाधिक राजस्व उत्तर प्रदेश को हम देते हैं, बिजली प्रोडक्शन हम करते हैं, कोयला हम देते हैं। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का अवैध खनन यहाँ होता है बालू गिट्टी का। सारा रॉ मटेरियल की मतलब रॉयल्टी सर्वाधिक देते हैं। एक विश्वविद्यालय नहीं है, क्यों नहीं है, बहुत दिनों से मांग है। इतना उपेक्षित इलाका, यहाँ का आदिवासी, एक आदिवासी को संविदा की नौकरी नहीं दी जा रही है। आंकड़ों से उठा के पूछ लीजिए। कहने को तो बहुत लोग कह रहे हैं। हमारा सांसद पिछले 5 साल में एक भी सवाल नहीं किया सदन में, ये बहुत बड़ा सवाल है। और साक्षर व्यक्ति जिसको कोई यहाँ बताने वाला नेता तो बहुत लोग हैं, लेकिन उससे सवाल उठवाने वाले लोग भी यहाँ पे नहीं चाहते हैं। यहाँ का शोषण हो रहा, दोहन हो रहा, इस कदर हो रहा कि यहाँ का आदिवासी, आप चले 50 किलोमीटर दूर जंगल में, आज भी चकवड़ की रोटी और महुआ का साग, अरे चकवड़ का साग महुआ की रोटी खाने को मजबूर है। बिजली की बात है,
गांव के जंगलों में जाइए, दीपक तले अंधेरा, जहां हम रोशनी देते हैं देश को, वहां ढिबरी के मिट्टी के तेल में आज भी जीवन यापन कर रहे हैं आदिवासी, जहां बिजली के तार। अब इतने सारे सवाल जब उठते हैं तो क्या सालों में व्यवस्था नहीं हुई, वो एक सवाल आ ही जाता है साहब। देखिए, विकास तो हुआ है, जैसा बड़े भाई ने कहा कि गांव में चलिए तो दिया और डिबरी मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगा। आज के टाइम में मिट्टी का तेल ही नहीं मिलता तो दिया डिबरी कहाँ मिलेगा। हाँ, सांसद ने कोई प्रश्न, जेन्युइन प्रश्न संसद में नहीं उठाया, यह बात सही है। इस चीज पे गौर करना चाहिए सारे दलों को, ये अलग बात है। लेकिन विकास तो हुआ है, विकास हर क्षेत्र में हुआ है। और जहां तक उन्होंने कहा था कि शिक्षा बहुत महंगा हो गया है, तो इंटर तक तो सारे बच्चों को शिक्षा फ्री है, तो कौन सा महंगा कैसे हो गया? कौन सी शिक्षा महंगी हो गई? अब हाँ जी, और ये बड़ा जरूरी था कि फोरम ओपन होने के बाद सबके पास एक बार करके चल लिया जाए। सर, मैं व्यापारी संगठन से हूँ। पिछले 10 साल पूर्व व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था और फिरौती के नाम पे लाखों लाखों रुपए वसूला जाता था। पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड है कि किसी भी व्यापारी से फिरौती वसूल नहीं की गई, और जिससे वसूल की गई या जिसने मांगा वो जेल के सलाखों के पीछे रहा। दूसरा, व्यापारियों की छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता था, जिले स्तर पे नहीं हो पाता था। और भाजपा ने जिला सुरक्षा प्रकोष्ठ और व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करके व्यापारियों को छोटी छोटी समस्याओं को डीएम और एसपी के स्तर से उसका निराकरण किया। आप ये बोल रहे हैं बेहतर व्यवस्था बनी है जी। मैं आता हूं सर, आपके माध्यम से कहना जो भाई साहब ने जैसे कहा कि आदिवासी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस आदिवासी क्षेत्र के नाम बताएं ये। आज मैं 25 साल वहाँ अनपुरा में बिताया हूँ और पार्टी एक क्षेत्र है जो कि मेन लाइन से कम आपको 10 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ का विकास की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी लाइट है वहाँ पर और पूरे हॉस्पिटल हैं और पूरे स्कूल की सुविधा है। आज जो आदिवासी जो लोग हैं, आज जॉब करने आते हैं प्लांट में, तो उनको 400 रुपए दिहाड़ी उनको वहां मिलती है। और सबको जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ जैसे हमारे सांसद है, हमारे सांसद को अभी हमने पिछड़ी का सांसद बनाते हैं यहाँ पर। अगर उनको समस्या होती तो समस्या आगे वो उठाते। हमारे ऐसी कोई आप रोड की बात करते हैं तो आज 20-15 साल से आप ओडी मोड़ से लेकर सिंगरौली तक शक्तिनगर रोड नहीं विकास हुआ। आज रोड जाके आप देख लीजिए, आपके सामने है। आप हाथी नाला से रोड देख लीजिए, पूरा आज भी काम चल रहा है और विकसित हो चुकी है। उसके बाद हमारे यहाँ रेलवे लाइन, डबल रेल लाइन हो गई है। आज अंतरिक्ष की बात करते हैं तो आज पूरी दुनिया हमारा डंका बज रहा है। तो हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हर जगह हमने विकास का पूरा परचम लहरा दिया है। और आपके जितने भी आज प्लांट है, आज यूनिट देख लीजिए ओबरा में, आज नई यूनिट बैठी है, लैंको बैठा है, लोगों को काम मिल रहा। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, जो हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा है, हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ जैसे आरक्षण 33% महिलाओं को देने की बात है, तो हमारे इस एरिया में भी लोगों को आरक्षण नौकरी में देना चाहिए, आरक्षण मिले। मैं आप पर आ रहा हूं। विकास होगा हमारे। आज महंगाई की बात करते हैं तो 50,000 बिस्सा की जमीन हमको दिला दीजिए। आज 30 लाख रुपए बिस्सा यहाँ जमीन हो गई है, खाली मात्र 8 साल के अंदर में। आज इतने हॉस्पिटल खुल गए यहाँ पर, लोग जो वहां से बनारस इलाज कराने जाते थे, आज यहाँ कम से कम 20 हॉस्पिटल और कितने स्कूल, ये पूरा हब बन चुका है हमारा क्षेत्र। तो हमारा विकास तो है ही है। इन पर भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने कहा था कि व्यापारी सुरक्षित महसूस करता है और घूम के एक इशारा आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर का, आप लोग उस पर फिर क्या जवाब देते हैं? व्यापारी पूर्णतः जो है एकदम परेशान है, पूर्णतः परेशान है। झूठ बोल रहे हैं सब। एकदम जो है, ये चंद लोग हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लग रहा हो, लेकिन आप जमीन पर जब जाएंगे तो व्यापारी जो है हर टैक्स से परेशान है। जो है आज जीएसटी को लेकर के इतना परेशान है कि आए दिन जो है कहीं ना कहीं इनका जो है इस ऑफिस से उस ऑफिस दौड़ना लगा रहता है। और रही विकास की बात, तो ये जो है सोनभद्र के दूरस्थ क्षेत्र को अंधकार करने में खूब विकास हुआ है। उनको रोटी तक मुहैया नहीं है। रोटी पर टैक्स लगा है, उसका विकास हुआ है। जो है डीजल पर टैक्स लगा है, उसका विकास हुआ है। जो है शिक्षा पर आप देखेंगे, शिक्षा सामग्री पर 18 से 28% टैक्स लगा है, इस पर खूब विकास हुआ है। हो सकता है कि यही विकास जो है दिखाई पड़ रहा हो, जो है इन लोगों को कि विकास खूब हुआ है। हाँ, ये वाला विकास दिख रहा हो जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसे सोनभद्र के जो 40% युवा हैं, यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो अति पिछड़ा तो है ही है, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए जो रोजगार, जैसे सभी लोग बता रहे थे कि यहाँ पे मजदूरी 250 हो गई है, 300 हो गई। पढ़ा लिखा युवा मजदूरी तो करेगा नहीं। युवाओं के लिए क्या संसाधन खुले हैं, युवाओं की क्या मांग है, क्या स्किल डेवलपमेंट है, उसके लिए विकास हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा।
जहां तक रही बात शिक्षा की, शिक्षा में और समृद्धि के मामले में हमारा सोनभद्र थोड़ा बढ़ रहा है। जी। अभी जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया। जैसे लोग कहते हैं चिराग तले अंधेरा, सोनभद्र में मतलब आप समझ लीजिए नोएडा के बाद दूसरा रॉयल्टी के मामले में देता है ये, जी। सबको जानता है। 4 राज्यों से घिरा भी हुआ है, जी। बॉर्डर सिक्योरिटी भी अच्छी हो गई पहले से, क्योंकि सत्ता छत्तीसगढ़ भी है यहाँ से, सब सही हुआ है। लेकिन युवाओं की बात हो, जहाँ पे युवाओं के रोजगार की बात हो, ऐसी सरकार चुनी जाए जो सबके हक में काम करे। मेन मुद्दा यहाँ का युवा है। युवा क्या है, 40% युवा जब है, जब अपने लिए बात करेगा तो कोई ना कोई बात निकलेगी, और कोई उस पर बात नहीं करना चाहता। बहुत बढ़िया, और ये सवाल भी लेकर चलेंगे और उधर ही चलेंगे। जी सर धन्यवाद। ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास हो रहा है, नो डाउट। हॉस्पिटल खुला, जाइए, दवा नहीं होगा, डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे आपको, विद्यालय हैं, टीचर नहीं मिलेंगे। और ये बिजली की बात कर रहे हैं आप, यहाँ शहर में है लाइट, लेकिन जाइए गांव में, यहाँ से 40 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर जंगल में पोल लगे हैं, तार नहीं गया है, बिल आ जा रहा है, लाखों लाखों रुपए बिल आए हैं। कई लोगों का केस भी चल रहा है बिजली विभाग ऑफिस में। अभी वो बता रहे थे कि हर जगहों पर लाइट है। सर आप धरातल पे जाइए, एक्सचेंज से आप पूछिए यहाँ के बिजली एक्सचेंज से कि कितने मुकदमे हैं, कनेक्शन हुआ नहीं, मीटर लगा नहीं, बिल आ गया है। यही है विकास। आप अभी चले जाइए घोरावल में, पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं, 3-3 4-4 किलोमीटर दूर से जाके पानी लाते हैं। यही है विकास। यहाँ से कोयला की गाड़ी 43 गाड़ियां जाती हैं, ये कहते हैं कि डबल ट्रैक बना है, ये सिंगल ट्रैक है। यहाँ आपको लखनऊ दिल्ली जाना होगा, कुल कर्म हो जाएगा, ट्रेन नहीं है, और ये कहते हैं विकास है। यही विकास है। इसके भी जवाब ले लेता हूँ। अब कई सारे सवाल साहब उठ गए, विकास के क्रम से लेकर युवाओं के रोजगार तक, और वो जो, हाँ मैं आप पर भी आ जाऊंगा या वहीं चल लूं अगर आप लोग कहें तो। हाँ, सबने कह दिया कि सबको मौका मिलता रहे। जी, अब ये बताइए, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो जिला जो कि राजस्व के मामले में इस प्रदेश में दूसरा हो, उसको वरीयता के क्रम में अवसर दूसरे क्यों नहीं मिलते? जो बात होती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण दे दिया जाए, स्थानीय स्तर पर जो तमाम मेडिकल फैसिलिटी है, तमाम फैसिलिटी नोएडा देखता है, नोएडा के बाद दूसरा सोनभद्र क्यों नहीं देख पाता? सोनभद्र इसलिए नहीं देख पा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारे आरक्षण की जो प्रणाली है हमारे यहाँ, जो हमारी सीटें आरक्षित हैं, और चूंकि बहुत सारे योग्य लोग हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाता है। फिर भी इस बार एक पढ़ी लिखी महिला, जो हमको लगता है कि इन सारे प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा योग्य भी है, आज उनको अवसर मिला, और हमको लगता है कि वो ठीक ठाक ढंग से हमारी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर वो हल कराने में मदद करेंगी। साथ में जहां तक विकास कार्यों की बात है, तो अभी तक ये सच है कि व्यापारी डरा था, व्यापारी परेशान था रोजगार के लिए, और पहली बार इस सरकार में सिंगल विंडो प्रणाली के तहत रोजगार लगाने के बड़े पैमाने पर अवसर प्राप्त हुए हैं, और व्यापारियों ने बड़े बड़े उद्यम के प्रस्ताव दिए हैं सरकार को, उस पर काम भी चल रहा है। और वो सारी चीजें क्योंकि रातों रात तो नहीं हो सकती ना, मूर्त रूप लेने में समय लगेगा, वो सारी चीजें चल रही हैं। जब हम लोग दिन भर घूमते हैं तो जनता एक सवाल पूछती है कि साहब एक परिभाषा पूछ लीजिएगा, समय लगेगा तो कितनी? और छात्र बड़े तंज कसते हुए पूछते हैं कि बोले हम लोग अगर ये कहने लगे कि पेपर पास करने में समय लगेगा तो सरकार तो 1 ही साल देगी, तो हम सरकार को कितना दें? सरकार को आपने 10 साल दिया, और सरकार ने इस 70 साल की जो समस्याएं थी, जैसा हम व्यापारियों को लगता है, अभी तक व्यापारियों को भी बहुत समस्याएं होती थी, उसमें काफी सहूलियत मिली, धीरे धीरे ही करके, कानूनों में सुधार करके, कानूनों को बदल के। उसी तरीके आगे भी सरकार को अगर मौका मिलेगा और सरकार को यह अवसर दिया जाए कि नहीं वो काम करे, तो रोजगार तो देखिए सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में बहुत है, और जब तक कारखाने नहीं लगेंगे, व्यापारी आगे नहीं आएंगे, तब तक रोजगार तो संभव नहीं है। एक पक्ष में आपसे भी जानना चाहता, बहुत देर से आपने तमाम पक्षों को सुन लिया, राजनेताओं को सुन लिया, धरातल पर किसका मुद्दा ज्यादा प्रभावी लगता है एक वोटर के तौर पे? धरातल पे तो अपने अभी यहाँ पे अपना दल का जो प्रत्याशी है वो सब से हर प्रत्याशी पे भारी है वो, और यहाँ पे देखा जाए तो मूलभूत सुविधाएं हमको अपने प्रदेश और जिले से आगे भी बढ़ के अपने देश के लिए भी सोचना चाहिए। आज हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कितना आगे बढ़ चुका है, ये सबसे बड़ी बात है। हमको अपने जिले से और प्रदेश से निकलकर देश की सुरक्षा के बारे में भी बात करनी चाहिए, जो आज सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक बात है। अब हाँ, मतलब आ ही उधर रहा था कि जब देश की बात हो जाए तो फिर कई बार ये बात होती है कि बहस को कहीं और तो नहीं ले जा रहे।
हमारा यह कहना है, अभी तक विकास विकास की बात होती रही है, और भाई साहब ने कहा 70 सालों की, तो जो कुछ भी आज धरातल पर दिखाई दे रहा है, ये 70 सालों का ही रिजल्ट है। इन 10 सालों में कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि जिसका जो है रिजल्ट दिखाई दे रहा हो। मैं उम्मीद करता हूं आप जरा गौर से सुनोगे, जवाब वहीं लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, अभी भाई साहब ने कहा कि जो है रेलवे, डबल रेलवे ट्रैक की, तो डबल रेलवे ट्रैक क्यों बना? जब अडानी को कोयला यहाँ का दिया गया जो है, तो अडानी के कोयले के जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए डबल ट्रैक बनाई गई, ना कि आम लोगों के लिए ट्रेनें बढ़ाई गई। उसको हम मानते तब जब आम लोगों के आवागमन के लिए ट्रेनें बढ़ाई जाती। रह गई बात जो है अभी भाई साहब ने व्यापारियों की फिरौती, तो एक भी उदाहरण भाई साहब बता दे जहाँ स्थानीय स्तर पे है कि एक भी फिरौती की घटनाएं यहाँ दर्ज हो थानों में। हम दूसरे जनपदों की बात हम नहीं करते, अन्य जनपदों में ऐसा हुआ होगा, हम यहाँ स्थानीय स्तर पे बता रहे हैं। रह गई मजदूरों की बात, तो वाकई आज बेकारी बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पे है। जब तक कल कारखाने यहाँ नहीं लगेंगे, तब तक यहाँ जो है लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे, और जब तक कल कारखाने नहीं लगेंगे यहाँ के सुदूरवर्ती इलाकों में, तब तक वहाँ का जो है विकास नहीं होगा। भाई साहब ने जैसे कहा कि अनपरा का सटा हुआ इलाका, भाट क्षेत्र, तो वहाँ सीएसआर का पैसा खर्च होता है। वहाँ की शर्तें हैं कि वो प्लांट एरिया के लोग जो है अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा वहाँ अगल बगल, क्योंकि वो प्रदूषण झेलते हैं, वहाँ की सारी समस्याएं झेलते हैं, तो उनको विकास में खर्च करना होगा। बावजूद इसके यहाँ का सीएसआर का पैसा दूसरे जनपदों में खर्च हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये 3 बड़े मुद्दों पर जिस पर जवाब चाहता हूं, फिर मैं उधर आऊंगा। 3 बड़ी चीजें। पहला, रेल लाइन के दोहरीकरण पर आपने आरोप सुन लिया। आपने ये भी सुन लिया कि सीएसआर का पैसा सोनभद्र से बाहर जा रहा है, और आपने ये भी सुन लिया कि जो तमाम विकास हुआ है वो 70 सालों का विकास है। जो आप लोग अब जिसको बोलते हैं ना कि विकास हुआ है, वो बोले 70 सालों की हमारी मेहनत है जिसको आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस वालों के पास कुछ बचा नहीं है, केवल इनको झूठ साच बोलना ही बोलना है। इनको सब 17 साल का दिखाई दे रहा है। 70 साल जो ये काम किए, वो काम तो सब 10 साल पहले खत्म हो गए, बनाए भी और बिगड़ भी गए। कुछ बचा कहाँ था? ये काम जो आज धरातल पे दिख रहा है वो भाजपा की देन है। अब ये रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं, अब इनको केवल अडानी दिख रहा है। अडानी का कोयला ढोने के लिए बना है। ये बात कहीं से कोई इतने लोग यहाँ हैं बताएं कि अडानी के लिए ट्रैक बना है? नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि उसके पीछे का तर्क ये है। अब चलिए अगर मैं इधर आ जाऊं कि यात्री ट्रेनें क्यों नहीं बढ़ी? अगर ट्रेनों की सुविधाएं बढ़ गई, रेलवे ट्रैक बढ़ गए, तो यात्री ट्रेनें यहाँ से क्यों नहीं बढ़ी? ट्रेन यहाँ पर जितनी आवश्यकता है पब्लिक के अनुसार, उतनी ट्रेनें हैं। हम लोग इस बात को जानते हैं, हम लोग देख रहे हैं। यहाँ टिकट जो है, जब ट्रेन आएगी तो यहाँ 5 टिकट नहीं बिकेगी, तो ट्रेन रुक के क्या करेगी? ट्रेन पे चढ़ने वाले लोग भी तो होना चाहिए। ठीक बात, मतलब मुद्दा बनाने के लिए कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है, गरीब लोग रहते हैं, वो कहाँ ट्रेन पे जाएंगे? वो कहाँ जहाज से जाएंगे? उनको आवश्यकता नहीं है उसकी। जितनी आवश्यकता है उतनी ट्रेनें चल रही हैं। उतनी ट्रेनें चल रही हैं। मैं आ रहा हूँ, उसके बाद दोबारा आ रहा हूँ। आप एक काउंटर देना चाहते जी? भाई साहब थोड़ी जानकारी अपनी पुख्ता कर लें। यही रावर्ट्सगंज की घटना है और मेन चौक की शंकर ज्वेलर्स। उसके क्या रात 9 बजे फोन आता है कि मैं तिहाड़ जेल से बोल रहा हूँ, राठी गैंग से। अगर 15 लाख रुपए आप 15 दिन के अंदर नहीं देते हो तो तुम अगला बुधवार नहीं देख पाओगे। मैंने इसकी तत्काल सूचना तत्कालीन कप्तान को दी और 10 घंटे के अंदर मामले का पर्दाफाश हुआ। एफआईआर की नकल चाहे तो जाके थाने में से ले सकते हैं। किस साल की बात है? अभी पिछले साल की बात है। घूम फिर के मुस्कुराहट आ गई जैसे उन्होंने सुना पिछले साल की बात कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने का मौका मिला। बिल्कुल जो है ये घटना पिछले साल की है, तो आपको समझने की खुद जरूरत है कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। फोन आ रहा है, इतनी दबदबा अगर होती सरकार में तो क्यों कोई फिरौती मांगता जो है। तो ये तो खुद से है, इनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है जो है सबसे बड़ा कि कहीं ना कहीं से ये जो है इन लोगों से संलिग्ध हैं। जो है ये सरकार जो है कहीं ना कहीं इन लोगों से फिरौती से लेकर के जितनी भी लूटपाट है, इसमें तो कोई कहना ही नहीं है। जो है लुटाई और पिटाई इस सरकार की बहुत बड़ी अफवाह है। अगर कोई बोलेगा तो उसकी जो है उसको जेल के अंदर डाल दो, कोई बोलेगा तो उसके ऊपर जो है तमाम धाराएं लगा दो, कोई बोलेगा तो उसको सीबीआई के हवाले कर दो, कोई बोलेगा तो ईडी के हवाले कर दो। तो ये तो इनका भाई चरित्र सामने है, सरकार सभी लोग देख रहे हैं, जनता जो है। रही पूंजीपतियों की बात,
तो जो है कि आप जान ही रहे होंगे कि अडानी अंबानी का कितना कर्जा माफ किया गया, किसानों के ऊपर जो कर्जा था तो उस पर तो कोई नहीं बात हुई जो है। तो ये तो बड़ा सोचने की बात है। तो हम लोग बुनियादी मुद्दों को लेकर के इस लोकसभा में हैं जो है, हम किसानों के साथ हैं, हम मजदूरों के साथ हैं, हम लोग मजलूमों के साथ हैं। हम लोग इधर बेबुनियादी मुद्दों पर कोई भी काम नहीं करेंगे। आने वाला समय जो है रावतगढ़ 80 जो है इंडिया गठबंधन जो है पूर्णतः जो है जितने जा रहा है। ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूँ, आपका नाम क्या है साहब? कौशल शर्मा। कौशल जी, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उधर, हाँ उसका उधर। कौशल जी का एक कौशल तो बहुत अच्छा है, पहली बार बोले तो इधर मुस्कुराहट आई, दूसरी बार बोले तो उधर मुस्कुराहट आ गई। इसको बोलते हैं डिबेट को बैलेंस कर देना। जी, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि ये जो घटनाएं हुई सरकार की विफलता, तो विफलता सरकार की व्यापारियों ने पिछले 10 साल के पहले भी देखी थी और इस तरीके की देखी थी कि साहब दिन तो छोड़िए, रात तो छोड़िए, दिन में भी निकलने में डर लगता था, अपने प्रतिष्ठान से बैंक जाने में डर लगता था, दिन दहाड़े लूट हो जाती थी, गोली मार दिया जाता था और व्यापारी चिल्लाता रहता था, कोई सुनने वाला नहीं था साहब। आज तो कम से कम इस स्थिति में हम हैं कि यदा कदा अगर कहीं कोई घटनाएं हो रही हैं तो वो संज्ञान में लिया जा रहा है और उसको त्वरित गति से निपटाया जा रहा है। ये एक विषय। दूसरा विषय, यह चुनाव, जिस चुनाव का हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये देश का चुनाव हो रहा है और इस देश के चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों का भी ध्यान रखना चाहिए। और राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं? राष्ट्रीय मुद्दे यह है कि देश का विकास हो। देश एक पूरी दुनिया में जिस तरीके से अपना दबदबा बना रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से पूरी दुनिया को एक नेतृत्व दे रहे हैं और साथ में भारत को एक विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं, ये छोटे बड़े मुद्दे न कभी खत्म हुए न कभी खत्म होंगे, ये चलते रहेंगे। लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए सबको इन छोटे बड़े मुद्दों के साथ इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं इस लड़ाई की वजह से देश का सर न झुक जाए और कहीं इस लड़ाई की वजह से देश जो आज प्रगति के पथ पर है वो बैक न चला जाए। क्यों कि ये सारे गठबंधन के लोग जो अभी तक बहुमत के लिए कोई भी पार्टी नहीं लड़ रही है और यही गठबंधन के लोग अपने अपने राज्य में कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं है और राज्य के बाहर कहते हैं हम उनके साथ हैं। तो जब अभी चुनाव के दरमियान ये कहते हैं कि हम अपने राज्य में कांग्रेस और अपना दल अपने साथ, फलाना दल अपने साथ नहीं है, कांग्रेस कहती है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है पंजाब में, और बंगाल में वो कहती हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, और जब ये राज्य से बाहर आते हैं तो ये कहते हैं हम एक हो गए, हम सरकार बनाएंगे। ऐसी दशा में जनता क्यों भरोसा करे इनके ऊपर? ठीक है, वो जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन आप मुझे आवाज दे रहे थे। जी, हम भी व्यापार मंडल के जिला महामंत्री हैं, इस नाते व्यापारी 14 वर्षों में एकदम सुरक्षित हुआ है, पूर्णतया सुरक्षित हुआ है। 14 में शुरू के 4 किसके गिन लिए? 14 से अभी तक हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हुए हैं। नहीं तो हम लोग सड़कों पर वास्तव में, जो अभी कहा हमारे भाई ने कि बैंक जाते थे तो बैंक से कभी कभी पुलिस वालों को थाने से लेना पड़ता था कि बैंक जाना है सर, हमको कोई पुलिस वाला दीजिए, और नहीं लिए तो फिर रास्ते में ही हम सलट गए, फिर वापस नहीं आते थे घर, लेके छीन के चल देते थे। पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार ने स्वरोजगार की तरफ ध्यान देते हुए मुद्रा लोन का घोषणा किया। इतनी आसानी से बैंक में समय बिना गारंटी के, बिना किसी चीज के, आप जब चाहिए चले जाइए, मुद्रा लोन ले लीजिए। अभी मैंने तत्काल ही शुक्रवार को मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था, 2 दिन बैंक बंद हो गई, आज मेरे को मिल गया। इससे बढ़िया कोई कार्रवाई हो नहीं सकती इस भाजपा की सरकार में, जितना तेजी से काम हो रहा है। पहली चीज। तीसरी चीज है कि INDA जो भी संस्थाएं बनी हैं, इनका कोई एक मैनिफेस्टो नहीं है। जैसा भी भाई जी ने कहा, जिस जगह जाते हैं कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बताती है, बसपा अपना मैनिफेस्टो बताती है, सपा साथ है नहीं, वो बेचारे मना कर देंगे। सपा अपना मैनिफेस्टो बता रही है, आप अपना तो क्या 2-2 सीट 4-4 सीट लेकर के अपना मैनिफेस्टो पर काम कर लेंगे। अब वो जवाब भी ले लिया जाए और उसके बाद वहीं आता हूँ, उसके बाद वहीं आ रहा हूँ। हाँ, वो तो जवाब इधर वाजिब था कि इधर आते। जी, किसका मैनिफेस्टो चलेगा, उनका कि आपका? अरे इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो नहीं ना अभी तक, इसलिए तो पूछ रहा है भाई। उनको नहीं मिल पाया, एक प्रतिभान दिला दीजिए। लोगों को बड़ा दर्द होता है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। अपने घर में तो झांकेंगे नहीं, आसपास पड़ोस जरूर झांकते रहेंगे। मुद्दा तो कोई है नहीं जो है, देश का कोई मुद्दा तो है नहीं जो है।
बुनियादी मुद्दों पर तो बात है नहीं। प्रति की वहां ज्यादा जरूरत है। रोटी की तो बात है नहीं, कपड़ा की बात करेंगे नहीं, किसान की बात करेंगे नहीं, शिक्षा में जो है बच्चों की बात करेंगे नहीं, बच्चों को मिल्क जो मिलेगा वहू पर लगा देंगे टैक्स जो है, किसान के ऊपर लाठी भाज लेंगे। तो भैया इन लोगों का इधर उधर झांक करके कोई मैन्युफैक्चरो अभी तक निकला नहीं। अरे ये सरकार जो है कैसे बनाएगी ये हमारा विषय है, आप उसमें क्या सोच रहे हैं कि वो कैसे बनाएंगे, यहाँ लड़ रहे हैं वहां। आपकी क्या स्थिति है, आपका क्या विजन है समाज के सामने, वो रखिए जो है। हाँ सर, इन्होंने अभी भाई साहब ने तो नहीं रहे आप लोग अलग अलग। भाई साहब ने भी गठबंधन धर्म की बात की, तो आपको याद दिला दें, भाई साहब को भी याद दिला दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी विपक्ष को यह समझाया करते थे कि विपक्ष गठबंधन धर्म समझे। विपक्ष ने दिखलाया भी पिछले 10 सालों में, 2004 से 2014 तक तमाम जो है वो अलग अलग विचारधाराओं के साथ गठबंधन किया और 10 सालों तक सरकार चला करके गठबंधन धर्म की परिभाषा इनको सिखाया भी। तो हमको यह बताने की जरूरत नहीं कि हम गठबंधन धर्म कैसे निभाते हैं, हमें सारी चीजें आती हैं, आपको सजेशन देने की जरूरत नहीं। हम जैसे इंडिया गठबंधन और जो जैसे संयुक्त जो है अपना मैनिफेस्टो तैयार किए हैं, उस मैनिफेस्टो के आधार पर पूरे देश के विकास को आगे ले जाया जाएगा, पूरे देश का विकास किया जाएगा। रह गई बात, आप भाई साहब हमेशा बार बार कहते हैं विकास की, तो रावर्ट्सगंज कहीं देश से ऊपर नहीं है। रावर्ट्सगंज का विकास होगा तब भी देश का विकास होगा, रावर्ट्सगंज पीछे रहेगा तो देश का विकास नहीं होगा। तो आप देश के विकास की चिंता छोड़िए, पहले रावर्ट्सगंज के विकास की बात कीजिए। रावर्ट्सगंज का समुचित विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। देश की सीमाएं तब भी सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित हैं, कल भी सुरक्षित रहेंगी। ये हमारे सेनाओं की बखूबी है, उनकी मेहनत और परिश्रम, उनकी निष्ठा है। उसके लिए हम आप जिम्मेदार नहीं, उनकी सुरक्षा, देश के सुरक्षा जो है उनके जिम्मे है, वो बखूबी निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया, मैं आपका एक ले लूं। हाँ भैया जैसे बोले कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सब चीज पे हाथ उठाए या उंगली उठाए या आवाज उठाए, जो खुद लूटते थे देश को वो बताएंगे कि देश को कैसे जोड़ना है। सपा की सरकार में जितना माफियागिरी थी यहाँ चरम सीमा पे, वो अब बताएंगे कि कैसे सुशासन चल रहा है भाजपा का। जितनी अच्छी नीतियां भाजपा की हैं किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई ले लीजिए आप, देश सुरक्षा ले लीजिए, देश सर्वोपरि ले लीजिए, प्रत्येक वर्ग का विकास ले लीजिए, तो कभी न थी न कभी होंगी। ये केवल संभव है भाजपा में। भैया ने बताया जैसे कि पिछले साल हो गई चोरी, चाहे डकैती हो गई, जो भी हो गई। अरे 10 साल पहले तो इतनी चोरी होती थी कि उनको आंकड़ा भी नहीं याद होगा। ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि 1 साल में एक चोरी हुई, चाहे 2 साल में एक चोरी हुई, वो भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सब मुकदमा है, ले लीजिए है, चोरी नहीं हुई ना, बचा। इतना सुशासन है हमारा कि कोई इसको लूट नहीं पाया। तुरंत तत्काल में डीएम एसपी तुरंत उसको कार्रवाई किए, सब चीज अच्छे से किए। अपराध है उसकी लिखा पढ़ी हो चुकी। हाँ सर, पहले भाई साहब को हम बता दें, कौन से वाले जो बसपा की बात की, कि बसपा कभी वादा नहीं करती, वो काम पे विश्वास करती है। और ये भाजपा के लोगों को 70 साल दिखाई देता है, 15 साल उनका दिखाई नहीं देता। 15 लाख दे नहीं पाए और 70 साल की बात करते हैं। और बसपा जब भी रही है सरकार में, यहाँ की जनता जानती है और हर कोई जानता है कि बसपा अपने काम पे कितना फोकस करती है। मैं आ रहा हूँ उसका दोबारा, मैं आ रहा हूँ सब पर आ रहा हूँ। 15 लाख की बात करते हैं, इतना लालच भरा हुआ है इनके मन में। इनकी पार्टी का भी यही मैनिफेस्टो है, 1 करोड़ रुपया दीजिए और लीजिए। अरे वो तंज मारे, अब आप उस व्यंग में फंस गए। अब हमको एक बात बताइए, यही होता है, इसीलिए दूर दूर और शांत जगह खोजी थी। किसी ने कहा सोनभद्र में बहुत ध्यान से आना, बहुत ध्यान से डिबेट करना। ये बताइए, अभी कांग्रेस वाले एक बात कहे, क्यों इतना झांकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, उनकी बात क्या होगी, क्यों उतना ध्यान और उतना मुंह उधरी है? अभी कहे कि हमारी तरफ झांकना छोड़ दीजिए। ये पेशा तो उनका है, ये अब तक यही करते आए हैं। हम तो काम के प्रति सचेत हैं, हम कार्य में विश्वास करते हैं, हम राष्ट्र के हित में विश्वास करते हैं। हमारा विकास हो, समाज का विकास हो, इसलिए हमने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उसमें प्रयास वाला छूट गया, क्या चौथी लाइन भी आ गई है। हाँ, ये प्रयास भी। तो हम तो काम के प्रति सचेत है, हम तो किसी को नहीं झांक रहे हैं। आपका ही विषय चारों तरफ से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितना एजेंडे में अपने लेकर के चली,
आज 10 सालों में उसने अपने काम को पूरा किया, जो आज राष्ट्र स्तर पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप बहुत देर से मैं नहीं आ पाया और तमाम लोग जब इशारा करते हैं तो ये मुश्किल हो जाती है। आपने कहा कि देश का सर झुक जाएगा अगर आप लोग मोदी जी को वोट नहीं देंगे। आजादी के बाद न देश का सर झुका था, न जीवन में झुकने वाला है भविष्य में। एक बात। दूसरी बात, जब आदिवासी यहाँ के एमपी एमएलए है और आदिवासी हवाई जहाजे में न बैठे और गाड़ियों में न बैठे, इसका मतलब आप सोच के बैठे कि उसका विकास नहीं करना है। आज तक यहाँ से सोनभद्र से सीधी कोई नई दिल्ली के लिए ट्रेन नहीं, सीधी मतलब यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अनपरा मतलब यहाँ से बनने वाली, यहाँ से जो चले नई दिल्ली के लिए, तब न जानेंगे कि हमारा विकास हुआ, हमारे लिए ट्रेन चल रही है। यहाँ तो जो पैसेंजर ट्रेनें थी वो भी बंद है। कोरोना में जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी वो भी बंद कर दी गई। और यहाँ के जनप्रतिनिधि आदिवासी हो, दलित हो, और उन्हीं के विकास की आप बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आपकी सरकार ने वादा किया कि यहाँ के आदिवासी को एक पक्का मकान देंगे और बिजली देंगे। ये दोनों वादे भी बेईमानी है। तीसरी बात बता दूं, अनपरा वाले भैया जी को, वो चमचमाते अनपरा तापी परियोजना में रहते हैं। आइए 70 किलोमीटर दूर जंगलों में ले चले आदिवासियों के, जहां भी तार के खंभे दूर, खंभे ही नहीं गड़े हैं। अब बिजली की बात। ठीक है। हाँ, अब ये जो आदिवासी वाला कमेंट था, चूंकि आपसे आया तो जवाब भी वो आप ही को दे रहे थे। ये जवाब, ये बहुत बड़े नेता हैं, हमारे भाई भी हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रेन चला दीजिए। हम कह रहे हैं जो चल रही है उसमें सवारियां नहीं मिल रही है, और ये कह रहे हैं ट्रेन चला दीजिए। हाँ, अब ये जंक्शन यहाँ बगल में हमारे सोनभद्र जनपद का जंक्शन 54 में है, जो 22 किलोमीटर दूर है केवल, और इसी जनपद में है, और वहाँ 20 ट्रेन चलती है। तो ट्रेन का मुद्दा तो जबरदस्ती उठा रहे हैं हमारे नेताजी कि अब यहीं से बन के चले। ये कौन सा मतलब है? ट्रेन चल रही है ना, पहला। और दूसरा, ये बिजली की बार बार कर रहे हैं। अब हमको देखना पड़ेगा, हमारी जानकारी में तो नहीं है कि साला बिजली कहीं नहीं पहुंची है। बिजली तो हर कोने कोने में। हमने तो ये भी देखा है कि जैसे एक गांव है, चट्टी है, एक वहां पर पहाड़ी एरिया है, मान लीजिए प्लेन जमीन नहीं है, तो एक मकान यहाँ है, दूसरा मकान 500 मीटर दूर पे है, तीसरा 1 किलोमीटर दूर पे है। इतने दूर दूर मकान है, लेकिन वहां भी लाइट जल रही है। ऐसा देखने को मिला है। अब हमारे बड़े भाई कह रहे हैं हमको घूमना पड़ेगा इनके साथ एक दिन जिले में। क्या चुनाव में घूमना नहीं हो रहा? नहीं, घूमना हो रहा है, लेकिन उसको देखना है कि कहाँ लाइन नहीं है। लाइन तो कहीं ऐसी जगह है ही नहीं है जहाँ नहीं है। अब छोटे भाई के लिए बोलेंगे, मैं हाँ, के लिए बोलना है, बोलिए। नेताजी कह रहे हैं कि यहाँ से न चले दिल्ली के लिए ट्रेन नहीं चल रही, आदिवासी के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहीं पे आदिवासी के बेल्ट में मेरपुर एयरपोर्ट बन रहा है, जाए ना दिन भर में 2 बार दिल्ली, जब बार टिकट कटाना हो। एयरपोर्ट अपनी जगह है, वो तो ट्रेन ही चाहिए। आपको तो यहाँ बहुत कुछ देना चाहिए। आप यहाँ का लूट के ले जा रहे हैं, पूरे देश का खनिज संपदा, यहाँ की रॉयल्टी पूरी लूट के ले जा रहे हैं। एक विश्वविद्यालय नहीं दिए आप, एक ट्रेन नहीं दिए, यहाँ शिक्षा का कोई दर्पण नहीं है आप, और मेडिकल के लिए कोई अच्छी सुविधाएं नहीं। मेडिकल के लिए यहाँ के लोग बनारस ना जाए तो रास्ते में मर जाए। स्थिति आदिवासी इलाके में एक भी मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। ये इस मसले पर कि मेडिकल कॉलेज, और रेफरेंस की फिर वहीं आ रहा हूं कि, और ये हमने सुबह से कई बार सुना कि रेफर कर दिया जाता है, जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदला, स्टेटस बदल दिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं वैसी रह गई। देखिए, अभी तक जो भी स्वास्थ्य की व्यवस्था रही यहाँ पर, उसको इम्प्रूव करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ की गई, और वह इसी साल से चालू होने वाला है। जो भी मेडिकल संबंधी अभी तक समस्याएं रही है जनपद के लोगों को, उसको दूर करने के लिए ही इस जिले में इतने दिनों के बाद किसी सरकार ने सुध लिया और यहाँ मेडिकल अस्पताल की स्थापना हो गई, बन भी गया हॉस्पिटल। अब वो इस कंडीशन में आ गया है कि इसी वर्ष अगर चुनाव न होता तो शायद अब तक वो चालू भी हो गया होता। ठीक है, हाँ, आप बुला रहे थे जी। कुछ व्यवसायी भाइयों का व्यक्तिगत आज 10 गुना, 4 गुना, 1000 गुना हुआ होगा, लेकिन आज किसान कराह रहा है, उनकी आय दुगुनी नहीं हुई। यह सिर्फ इन लोगों की जुमलेबाजी है। इन्होंने 500 रुपया का सिलेंडर इन्होंने दिया, 500 रुपया करके आज 1200 हो गया। आज वो भी महिलाएं गांव के चूल्हे में अपना खाना बना रही हैं, उनका सिलेंडर ऐसे बोरी से ढक के रखा हुआ है। क्या बात करेंगे ये लोग? आज इनकी सत्ता जा रही है तो परेशान है।
यह जनता चुनाव लड़ रही है, सोनभद्र की जनता। गांव में आप जाएंगे, आज किसान कह रहा है आप जाइए, प्रचार करिए चाहे मत करिए, हम लोग इनकी विदाई करने जा रहे हैं। सच्चाई ये है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, और किसान खुशहाल नहीं तो हमारा देश कैसे खुशहाल होगा, इस पे विचार करें। ठीक बात है जी। सर देखिए, गन्ने की पेमेंट नहीं हुई थी। आज गन्ना आपका पीलीभीत जो क्षेत्र है 200 रुपए कुंटल का रेट था, 400 रुपए कुंटल हो गया है। और आज जितनी हमारा जो शुगर इसमें बन रही है, हमारी फॉरेन में जा रही है शुगर। आज पूरा खुशहाल है पूरा किसान जो आप बात कर रहे हैं। और जो ट्रेन की बात है, मैं यहाँ से गढ़वा, चौपन, स्वर्ण जयंती, राजधानी, भोपाल, हावड़ा, कलकत्ता, क्या नाम है, अजमेर, कितनी ट्रेनें आपको गिना दूं जिसपे आपको यात्रा करनी हो। जरूरी नहीं जो ट्रेन यहाँ से उसी में बैठूंगा, ये मेरी जिद थोड़ी ना कि मेरी ट्रेन यहाँ चलेगी यहीं से मैं बैठूंगा। आपको सारी राजधानी मिली हुई है, आपको डबल ट्रैक मिल गया है यहाँ आपको। तो हमारा तो एक छोटा सा एक कॉर्नर वाला एरिया जो इतने विकास पे है, आप 24 घंटे यहाँ से चले जाइए। शक्ति नगर एक कोना, विंध्य नगर हमारे यूपी का, आप वहां के लोग रात को 1:30-2 बजे खाली सफर करना पसंद करते हैं। तो आप सुरक्षा के मामले में हम इतना आगे कि पूछिए मत। और विकास आपका जाके देख लीजिए विंध्य नगर में जो हमारे, बस मेरा कहना यह है कि हमारे यहाँ के लोगों को और कम से कम 30-35% जो भी आरक्षण दिया जाए रोजगार में। और एमएसएमई के अंतर्गत हमारे व्यापार मंडल ने हमको ऊपर से आया, डीएम साहब का आदेश आया कि आप कैंप लगाए। हम लोग कैंप लगाए, यहाँ लोगों को रोजगार, 5 लाख रुपए इनका इंश्योरेंस फ्री है। और ठेले वालों को अलाउंस कराया, पूरी वीडियो आपको देंगे हम लोग ने जा जाके उनका फार्म भरवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। और जिसको लोन चाहिए बिना गारंटी का लोन ले ले। अब आदमी आम जनमानस आगे ना आए या कितना आगे आया है तो हम तो चेतना जगा रहे हैं, हम आपको तो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आप लेने लड़के तो बनिए जी। सर यहाँ पे हॉस्पिटल तो खुले हैं, यहाँ सबको जानकारी होगा जितने लोग हैं। कभी जो लोग जल जाते हैं, वहाँ का कूलर खराब है, एसी खराब है, वो लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं। आप अगर इमरजेंसी में जाइए तो वहाँ डॉक्टर आपको कभी नहीं मिलेंगे, कभी उधर घूमते मिलेंगे, कभी वहाँ मिलेंगे। 10 डॉक्टर होना चाहिए तो 3 डॉक्टर पर हॉस्पिटल चलता है। आप विद्यालय में जाइए, जहाँ 5 टीचरों की नियुक्ति होती है, वहाँ एक शिक्षा मित्र विद्यालय को चला रहा है। और आप यहाँ जो ये लोग सॉरी जो कोई बात नहीं, आप समय ले लो, मैं आ जाऊंगा। हाँ। जैसे कि भैया ने कहा कि यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। विकास आप देखिए यहाँ पे कितना हुआ है। आप जाके कभी आप कड़िया, कन्हारी, ठीक ना, ऐसे ऐसे जगह पे जाके देखिए, लोग बाल्टी का बाल्टी कितना कितना लोग लगा के चपाकल पीट रहे हैं, उसमें से पानी तक नहीं निकल रहा है, और भैया करे विकास हो रहा है। भैया 1 मिनट, दूसरी बात आ जाती है बात किसानों पे। हमारे सोनभद्र का जिले का नाम सोनभद्र से पड़ा है, ठीक, जबकि हमारे सोनभद्र नदी जो है उससे आधे बिहार की सिंचाई होती है। भैया ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। और इसी के ऊपर आप चले आएंगे तो आपको पानी पीने के लिए लोग मर रहे हैं, और भैया कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। कहाँ का विकास है? और तीसरी बात हम आपको बता रहे हैं, शिक्षा पे आ जाइए। आप जाके देखिए, गांव में जाके देखिए, जो बच्चे गरीब घर के बच्चे हैं वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 5 के बच्चे से कक्षा 2 का पहाड़ा आप सुनवा लेंगे तो हम जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं भैया। इस प्रकार से विकास है, इस प्रकार से शिक्षा है, इस प्रकार से रोजगार की तो बतिये छोड़ दीजिए। रोजगार तो यहाँ पे इतना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर कहीं आप बढ़िया ढंग से पढ़ लिख लेंगे तो आपके लिए हम पकौड़ा तलने का भी काम देंगे। हाँ, ये एक तरह से मैं वहां आता हूँ और उसके बाद में बिल्कुल अंतिम क्रम में जी। अभी सर जीएसटी की बात चल रही थी, तो जब कोई भी प्रणाली या व्यवस्था लागू होगी नई, तो उसको एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। कुछ उसमें विसंगतियां थी, उसको पूरी कर ली गई है। अब आप बैठे टेबल पर किसी के भी पोर्टल को देख सकते हैं, या आप किसी के पोर्टल का आपका कोई पोर्टल देख सकता है। दूसरी बात कि जब आप अच्छे रोड पर चलेंगे तो उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा। रोड अगर अच्छी होगी तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही कहना। ठीक है, मैं अंतिम क्रम में दलों से, राजनीतिक दलों से, जी मैं आना तो दलों पर ही चाह रहा था, और अंतिम क्रम यही था कि आपके अपने मुद्दे, आपको क्यों ये विश्वास है? सर ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ आदिवासियों की बात है। यहाँ जल जंगल जमीन पे यहाँ के आदिवासी निवासरत हैं। जो वनाधिकार अधिनियम जो कांग्रेस गवर्नमेंट में बनी थी, उनका लाभ नहीं मिल रहा है। जो कब्जा थे बाप दादी पुश्तैनी जमीन से, इस गवर्नमेंट में आदिवासियों को जाड़ने का काम किया जा रहा है। और जो आदिवासी जा रहे हैं ना, उनको फर्जी मार करके, पीट करके मुकदमा में जेल भेजा जा रहा है। अभी क्योटम की फिलहाल घटना है। आपका कार्यक्रम पूरा जो है एक तरह से व्यापार की तरह हो गया। तो मैं कहता हूँ जब तक गांव गरीब के लोग आगे नहीं आएंगे, विकास नहीं होगा देश का। इन्होंने किसान निधि देते हैं,
उसके बदले में जीएसटी लगा दिए, खाद में बोरी कम कर दिए, बोरी में खाद कम कर दिए, जीएसटी 18% लगा दिए। बताइए ट्रैक्टर कौन खरीदता है? किसान खरीदता है, जीएसटी कितना लगा दिए। तो एक तरफ से एक दे करके और 5 किलो जो राशन देती है, ये विकास का पैमाना नहीं है, तो पंगु बनाने का काम है। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, चाहे इस जो बनी थी राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, आज भी राशन कार्ड आप उठा के देखिए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उसमें 2013 लिखता होगा, जो है वो 100 रुपए ही लग रहा था। 100 रुपए जो है बचा करके। ये बहुत बढ़िया आपने बात बोली कि फ्री में देना वो कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है। क्या शब्द आपने कहा जी? वो 100 रुपए। मैडम आप बोल देंगी, फिर मैं थोड़ी देर में पूछूंगा फिर 10 किलो पर क्यों चले जा रहे हैं? क्या ज्यादा बड़ा बनाना है? 100 रुपए ही लगता था, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता था उसको छुड़ाने में। आज गांव में चले जाइए, जो मनरेगा योजना चल रही थी उसकी बजट इन्होंने कम कर दिया। ऐसी व्यवस्थाएं उसमें लागू कर दी कि मजदूर काम ही न करे। बजट में पैसा नहीं आ रहा। गाँव में चलिए, कोई काम नहीं रही धरातल पर। महंगाई इतनी बढ़ गई, हर गाँव में चलिए कम से कम 100-100, 200 युवा पलायन को तैयार हैं, बाहर जा रहे हैं। कहाँ विकास है? कितना रोजगार, नौकरी पेपर लीक हो जा रही है। आखिर को पढ़ाने इतने लोग बैठे हैं, कोई बता दे कि इनके लड़के को किस विभाग में नौकरी मिला है? आखिर पढ़े युवा लोग क्या करेंगे? उनको भी चाह रहे हैं कि वो भी वहीं बेरोजगार करें। वो अपना बता देंगे। हाँ, लयन दया सिंह, डिस्ट्रिक्ट 381 रीजन चेयरपर्सन। मेरा ये कहना है कि मैं यहाँ, ठीक है लोकल हमारी समस्या आपने सब सुन ली, मैं पूरे देश की बात करता हूँ। देश में कहाँ विकास नहीं बता दे लोग। जो 2014 से लेकर 24 तक जो विकास हुआ है वो पिछले 10-70 सालों में तो नहीं है हुआ। ये तो सही बात है, ये तो सब लोग जानते हैं। और जब से ये मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, एकदम सब खत्म हो गया। चोरी बजारी और ये सब जितने भी लूटपाट करते थे वो सब करते थे, कभी सुनने में नहीं आता। ये सब तो इसी गवर्नमेंट में है ना। गवर्नमेंट में 3 हत्या हुई है, एक टीचर की हुई है, एक चेयरमैन की हुई है, एक ठेकेदार की हुई है, इन्हीं गवर्नमेंट में। अरे हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पे क्या है? बीएचयू का सबसे बड़ा घटना बलात्कार की आपके संज्ञान में होगा। मणिपुर की हालत आप देख रहे हो। हमारे जनपद की हालत ये है कि यहाँ पे जो खनन विभाग में लोग बालू और माफिया हैं और ईटे की भट्टे हैं, वहाँ पे हर मतलब 4 साल से लेकर 40 साल के औरतों के साथ हर दिन बलात्कार होता है। उसका संज्ञान किसी को नहीं है। तो इस तरीके से कह देने से कि विकास हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और महिलाएं की इतनी हासियत पे है जिसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। तो इस पे क्या विचार है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं वही चाहता कि चर्चा को विराम देने से पहले जी जो नहीं बोलता भैया देखिए, मैडम एक मिनट, मैं व्यापार मंडल से हूँ। देखिए ये जो चुनाव हो रहा है ये देश का चुनाव हो रहा है, कोई लोकल मुद्दे का नहीं हो रहा है। और ये सांसदी का चुनाव है। देश की जो सारे सांसद अपने क्षेत्र से चुन के जाते हैं पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री बनता है जो पूरे देश को चलाता है। ठीक, हमारा देश मजबूत होना चाहिए, हमारे देश की सुरक्षा होनी चाहिए, इस पर हमें चिंता करनी चाहिए। ना कि 5 किलो राशन, ना 10 किलो राशन की चर्चा करनी चाहिए। ठीक, आज ठीक है मोदी जी के आने के बाद हमारा देश चंद्रमा पे हमारा रॉकेट जो है चंद्रमा पे गया है, बीच में डंका बज रहा है, एक अलग भूमिका भारत की बनी है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन जमीनी स्तर पे भी देखिए, आप भारत की जनता को मैं खुले तौर पे मैं कह रहा हूँ, सालों सुन लीजिए, आज वर्तमान सरकार 5 किलो राशन जो मुफ्त में दे रही है, हमारे देश को अपंग और नपुंसक बनाने का काम कर रही है। हमारा ये विषय नहीं है। हमें फ्री में कुछ ना चाहिए, हमें फ्री में बिजली नहीं चाहिए, हमें फ्री में राशन नहीं चाहिए। अभी एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते होंगे, जिन्होंने कहा है कि मेरी सरकार आएगी तो जुलाई में 1 जुलाई को 1 लाख रुपया सालाना मैं महिलाओं को, गरीबों को मैं खाते में डालूंगा। 8,500 रुपया मैंने खटाखट। भैया जरा ये बताओ, 8,500 रुपया इटली से लेके आए होगा, कहाँ से तुम दोगे? इसका तो जवाब दो। ये कहीं ना कहीं हमारे देश को खोखला कर रहा है। एक राजनीतिक पार्टी के हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम फ्री में डाटा देंगे, फ्री में बिजली देंगे। भैया मत दो, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए रोजगार। हमें फ्री में राशन मत दो, हमें रोजगार दो। हम मेहनत करके, मजदूरी करके, कमा के, मेहनत से अपने परिवार को पालेंगे, पोसेंगे और उनका पेट भरेंगे, ईमानदारी से भरेंगे। फ्री में हमें नहीं चाहिए। हमें देश को खोखला नहीं करना है। मैं अंतिम कमेंट जो लूंगा हर एक दल से, मतलब ये नहीं करूं कि दल न रहे, यही सवाल साहब कि इतनी सारी योजनाएं फ्री में देने के बजाय अगर लोगों को सामर्थ्य दे दिया जाए कि वो खुद जो चाहे वो खरीद लें,
क्यों वैसी योजनाएं नहीं बनती, बजाय सब चीजें हाथ में देने के हाथ को ही मजबूत बना दें? योजना कहाँ गरीबी, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि गरीबी नहीं रह गई। फ्री देने की जरूरत क्यों है? फ्री में जो दे रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। अगर हम दे रहे हैं आपको तो गुनाह नहीं कर रहे हैं। और जहां तक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सब चाहता है कि हमको सरकारी नौकरी मिले, और सरकारी नौकरी मिलेगी तो हमको घूस मिलेगा, हमको काम नहीं करना पड़ेगा, 60,000 से ऊपर मिलेगा, इस पे लगे हुए हैं लोग। हमारे पिताजी 50 साल पहले 10 रुपए लेके आए थे, मेहनत किए, मजदूरी की, आज करोड़ों रुपए हम लोग ने कमाया। ये नहीं करना चाहता, हराम का खाना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। आज हमको 10 तो आदमी की जरूरत है, 50 लोग हमारे होटल में आ चुके हैं, हमको 10 तो जो है हाउस कीपिंग के लोग चाहिए, सफाई करने वाले चाहिए, आदमी नहीं मिल रहे हैं। हमारा अभी काम देखिए मंदिर पे लगा हुआ है, हम चौराहे पे लेबर लेने जा रहे हैं, हमको आदमी नहीं मिल रहे हैं। लेबर आता है 400 रुपए बोलकर, क्या काम है, ईटा ढोना है, न करब ठीका पे करब। कहाँ बेरोजगारी कहाँ रह गई है? कौन सा उनको चाहिए नौकरी? भाई आए हम नौकरी दे रहे हैं, कहाँ नौकरी चाहिए? अब नौकरी आपको चाहिए वो जिसमें हमें काम न करना पड़े, तो वो नौकरी मोदी जी ने बंद कर दिया है। काम करना पड़ेगा तो नौकरी भी है और व्यापार भी है, बिजनेस भी है, आपको काम करना पड़ेगा। लोगों की आदत पड़ गई। अभी आपसे लिया था, मैंने भी कहा था जी। और ये मैं बोला कि दिलों से फाइनल। हाँ सर, ये कह रहे थे जो है कि अभी भाई साहब ने कहा कि जो है क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का सांसद तो उन्होंने एक तो दिया नहीं, और क्षेत्र का विकास जो इस क्षेत्र का है ही नहीं है, वो यहाँ के दर्द को क्या समझेगा? दूसरे जनपद से ले आके क्षेत्र में जो है लड़ा रहे हैं जो है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, जब वो इस क्षेत्र का नहीं है तो इस क्षेत्र के लोगों का दर्द क्या समझेगा? ऐसे तो कितने नेता हैं, हम आपके नेताओं शुरू करें, उनके नेताओं तक चले जाएं। दूसरी चीज जो है, रह गई बात जो है मजदूरों की, तभी चौराहे पे खड़े हो जाएं। भाई साहब कितने मजदूर खड़े रहते हैं। हाँ, आप बधुआ मजदूर के रूप में काम लेना चाहेंगे तो 3 नाम हम ले लेते हैं, चलिए, कन्नौज, बनारस और रायबरेली। और बता दीजिए किसका वोटर आईडी कार्ड उन क्षेत्रों का है? नहीं, यहाँ की हम बात लिया, यहाँ की हम बात कर रहे हैं जो है कि यहाँ जैसे भाई साहब ने कहा जो है, हम कहते हैं कि यहाँ की परिभाषा कहीं और फिट क्यों नहीं होती? हम तो बोल रहे हैं बनारस, कन्नौज और रायबरेली, तीनों गिन लेते हैं, तीनों के सांसद प्रत्याशी वहां वोटर हैं क्या? यहाँ का विकास वही कर पाएगा जो इस क्षेत्र का होगा, इसलिए कि यह एकदम पिछड़ा इलाका है, अति पिछड़ा इलाका है। आदिवासी दलित जो क्षेत्र में घुमा ही नहीं होगा, वो यहाँ के लोगों का दर्द नहीं समझ पाएगा। और रह गई अंतरिक्ष की बात, तो अंतरिक्ष की स्थापना इन्होंने कही थी, किसी ने की थी, उसका उपयोग इन्होंने किया। ऐसा नहीं था कि अंतरिक्ष में पहले लोग नहीं गए थे और देश पहले असुरक्षित था। जी भाई साहब ने कहा, हमारे चेयरमैन साहब ने, कि बीजेपी के भाई साहब ने, कि यहाँ मतलब नौकरी की जरूरत ही नहीं है, सबको रोजगार मिल गया है। इन लोग बोल रहे हैं लोग ले नहीं रहे, हम तो देने को तैयार हैं। इन लोगों ने 5 किलो चावल दे करके उनके कारनामे को एकदम बिगाड़ दिया। आप लोग 10 किलो क्यों देने जा रहे हैं? विरोध करिए ना। बोलने जा रहा हूँ, 10 किलो इसलिए देने जा रहे हैं कि इन्होंने पौष्टिक नहीं दिया। हमारे नेता ने पौष्टिक पैकेट देंगे और नेट देंगे, क्योंकि नेट का जमाना है। फ्री ही तो रहेगा तब कैसे? इन लोगों ने उनको पंगु बनाया, उनको सही करने की व्यवस्था हो रही है, उनको पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इन लोगों ने न इनको सिलेंडर दिया, न व्यवस्था दिया। अलग करेंगे आपके राशन में, क्या लगे? मेरे को मैनिफेस्टो में दिखा नहीं। हाँ, पैकेट हम मैनिफेस्टो आपको दे देते हैं, आप देख लीजिएगा। वो फूड में क्या अंतर होगा, खाने में क्या अंतर? फूड में पौष्टिक आटा होगा, माननीय जी ने कहा है, हमारे इंडिया गठबंधन ने कहा है। इन लोगों ने पौष्टिक नहीं दिया, आज सब पंगु हो गए, काम करने लायक है ही नहीं। लोग कहाँ से काम करेंगे? बसपा के पास में आऊं जी। अभी बड़े भाई साहब ने कहा कि जो है हम डाटा देने का काम करेंगे, मतलब जो भाजपा ने किया है वही गठबंधन भी करने जा रहा है कि हम ये देंगे वो देंगे, प्रलोभन देने का काम करेंगे। ये इनको अपने काम के ऊपर भरोसा नहीं है। ये जानते हैं कि हमने हमेशा छलावा किया है, जनता के साथ छलावा करके ही वोट ले सकते हैं। ऐसे हमें जनता वोट देने वाली नहीं है, इनको खुद पे भरोसा नहीं है। माननीय बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने यह करके दिखाया था, और कभी किसी से वादा नहीं किया। वो काम पे विश्वास रखती हैं बहन जी, उन्होंने करके दिखाया, फिर उस काम को गिनाया गया कि हमने ये किया। उन्होंने पहले नहीं कहा कि मैं करूंगी, वो करूंगी। तो ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों के पास भाई कि भाजपा के वर्तमान सांसद का टिकट काट दिया गया, फिर बिल्कुल सर। तो और उनके साथ जो है कि उनके बहू को फिर टिकट दे दिया गया। अब जब पूछा जाता है तो कहते हैं ये जो है वंशवाद है। ये वंशवाद नहीं चल रहा है इन लोगों का। अब इसी तरीके से वो परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा देते रहेंगे
यहाँ नजदीक के लोगों को अगर देते हैं तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं कि उनसे सबसे बेहतर हमारे धनेश्वर गौतम जी यहाँ के 1 नंबर के प्रत्याशी है, योग्य प्रत्याशी है, पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं और जनता उनको पसंद करने का काम भी कर रही है। तो जनता किसे पसंद कर रही है, नहीं कर रही है, 4 तारीख को आ जाएगा। आप लोगों के बीच में एक वाक्य कहकर मैं इस चर्चा को विराम दूंगा, और ये वाक्य से ज्यादा एक अपील है साहब आप लोगों से। समाज के प्रतिष्ठित वर्गों से आप लोग आते हैं, अपने राजनीतिक दलों से जुड़े होने के कारण समाज के बीच में लगातार जाते हैं। एक अनुरोध, एक अपील हमारी ये है कि इस देश ने 6 चरणों का चुनाव मतदान देख लिया है। 7वें चरण का मतदान सोनभद्र में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई हिस्सों में होना है। आप लोगों से जिस अपील के साथ इस चर्चा को विराम करना चाहेंगे वो ये कि आप लोगों को जागरूक करिए कि मतदान खूब हो। 6 चरणों में मतदान प्रतिशत में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हम लोगों ने देखी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो गलती 7वें में ना हो। तो खूब मतदान के लिए आप लोग अपने जानने वालों को, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।